तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आज का मुद्दा शुरू करते हैं कुछ इस चीज़ से जो तुम्हारे खोपड़ी में बात जाएगी सर, है ना। कभी कभी सर एक आध तो दिखा दिया करो कभी कभी, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? इंसान क्या कर रहे हैं? तीर चला रहे हैं, मशीन से गोला फेंका जा रहा है। अब क्या पूरी पिक्चर ही दिखा दूं? हैं, मजा आ गया ना सर? मैंने देख ही नहीं दी सर, आज ही देखूंगी घर जाके, है ना। तो भाई यही है क्या? बस यही है ऑर्गेनाइजिंग सर। डाल दिए भैया, डाल दिए, ठीक है ना। यही क्या है सर? हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर। यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है? यानी कि अगर मैंने मैन, मनी, मटेरियल, मशीन चारों को इंटीग्रेट कर दिया तो वही क्या है बाबू? वही क्या है? वही ऑर्गेनाइजिंग है, वही ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, बतियाओ मत, वही ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है भैया। ये लिखी बात। यानी कि हमें डेफिनेशन भी तुम्हें याद हो गई। डेफिनेशन कैसे याद होगी सर? ह्यूमन एफर्ट्स को मैन, मशीन और मनी के साथ जोड़ दो। यानी कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। यानी कि अगर मैं मैन को मटेरियल, मशीन और मनी के साथ कोऑर्डिनेट कर दूं तो ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। ठीक, फिर इनको क्या करो? कोऑर्डिनेट करने के बाद इनको मर्ज कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? तो आपको ऑब्जेक्टिव जो अचीव होंगे वो किसके से अचीव होंगे? वो होंगे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। प्लानिंग कहता था व्हाट टू डू, है ना, और हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग कहता है हु, वेयर एंड व्हेन। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है बाबू? हु, वेयर एंड व्हेन। बात समझ में आई? अब ऑर्गेनाइजिंग की सबसे खास बात क्या है? जो चैप्टर तुम्हें सबसे बड़ा चीट कोड मैं तुम्हें बताता हूं ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे बड़ा चीट कोड है ऑर्गेनाइजिंग का कि हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं ग्रुप तो बनाते हैं। यानी एक हो गया हमारा ग्रुपिंग द वर्क, ठीक है। डेलीगेशन यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एस्पिरिट डी कॉर्प। तो हेनरी फ्योल कहता है टीम बनाओ, राइट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करो और एस्पिरिट डी कॉर्प करो। तीन फंक्शन को अगर मैं जोड़ दूं हेनरी फ्योल के तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जब बनता है तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है ग्रुपिंग ऑफ वर्क। इस ग्रुपिंग ऑफ वर्क को ही चीट कोड समझना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना। एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाना, और इसी को बोला जाता है डिपार्टमेंट। क्या बोला जाता है भैया? डिपार्टमेंट। अब एग्जाम की केस स्टडी में डिपार्टमेंट वाले लिखने की जगह क्या लिख देंगे? एक जैसी कमेटी बना देना। जिस स्कूल में फंक्शन होता है तो भैया फूड कमेटी अलग हो गई, डेकोरेशन कमेटी अलग हो गई, टाइटल कमेटी अलग हो गई। तो अगर एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे क्या बनते हैं सर? उसे ऑर्गेनाइजिंग में, उसे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बोलो भाई। अब इस पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन याद हो गई? बोलो भाई। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन याद कर ली। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन का दूसरा तरीका याद करने का, तीन हेनरी फ्योल के फंक्शन जोड़ दो। कौन कौन से? कौन कौन से फंक्शन जोड़ दो? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्पिरिट डी कॉर्प। तो क्या बन गया? ऑर्गेनाइज। फिर आती है बात ऑर्गेनाइजिंग में करना क्या होता है। सर आपने तो बोलते डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में करना क्या होता है? आज से बहुत साल पहले पिक्चर देखी थी, जादू, नहीं नहीं नहीं, कौन सी थी वो? हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, राइट। पलट पलट पलट, हाँ वही वाली बात, ठीक है। तो भाई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी थी पिक्चर? ले जाएंगे, ले जाएंगे। ले तो गए बहुत साल पहले, मजा नहीं आ रहा, लड़ मर लिया भी है। अब पिक्चर बन गई उल्टी। अब शाहरुख खान कह रहे ए बेटा अब तुम वापस घर चले जाओ, तुमने बहुत सपोर्ट लिया मेरा, है ना। अब वो कह रहे दिलवाले दुल्हनिया लेने जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया वापस दे रहे हैं।
बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे? दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं है ना, बहुत सर फूट लिया, दिल वाले दुल्हनिया ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो डी से सबसे पहला स्टेप होता है काम को बांटो, यानी ऑर्गेनाइजिंग कहता है पहले काम को बांट लो, ठीक है। काम को बांटने के बाद फिर अलग अलग काम के अलग अलग लोगों को क्या कर लो, ग्रुप बना दो, जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट बना देना या अलग अलग लोगों का ग्रुप बना देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैन मनी मटेरियल को इकट्ठा तो किया है, इंटीग्रेट तो किया है, पर मैन मनी मटेरियल इंटीग्रेट करना है वर्क के हिसाब से। फिर अलग अलग लोगों का जो ग्रुप बना दिया है। अब जैसे कंपनी में क्या होगा, एक फाइनेंस का ग्रुप हो गया, एक प्रोडक्शन का ग्रुप हो गया। इन ग्रुप के अंदर जो इनका प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, ड्यूटी सौंपेगा। क्या सौंपेगा? ड्यूटी असाइन। और जिनको ड्यूटी असाइन करेगा वो अपने ही सीनियर को क्या देंगे, तो सिंपल क्या बन गए, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के क्या बन गए बाबू, स्टेप्स बन गए, ठीक है। अब इन स्टेप्स को कैसे याद करना है, देखो पहला आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले देखो और डिवाइड करो काम को, ठीक है। जैसे बैंक में डिवाइड होता है काम, कंपनी में डिवाइड होता है काम, तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, बर्डन ऑफ जो वर्क होता है वो शेयर होता है अपने ऐसे एम्प्लॉयज के पास जो उसका वो जो काम जानते हैं समझ में आ गई ना बात। इसी को हेनरी फेयोल का पहला फंक्शन भी होता है। हेनरी फेयोल ने भी पहले फंक्शन में यही बोला था, क्या, कि काम को क्या करो, बांटो, जिसका काम उसी को साझे, यानी कि जिसका जो काम है उस बंदे के उसी स्पेशलिस्ट बंदे को दो। इससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते थे भाई, मोबाइल बंद कर दो, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते थे, स्पेशलाइजेशन होती थी और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ती थी। वही बात लिखी है, अकॉर्डिंग विद द प्लान आप डिवीजन को अपने एम्प्लॉय के अंदर बांटो, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगी और वर्क स्पेशलिटी बढ़ेगी। सेम जो हेनरी फेयोल के पॉजिटिव इंपैक्ट है ना, वो आप यहां लिख सकते हो। डिवीजन बांट दिया। अब डिवीजन ऑफ वर्क मैंने कर दिया, तो मैंने 4 काम पहचाने। एक काम पहचाना कि प्रोडक्शन करना है, एक काम मैंने पहचाना पैसे का हिसाब किताब देखना है, एक काम पहचाना एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करनी है, और एक काम पहचाना लोगों को ढूंढना है जो उस काम में काबिलियत रखते हो। तो कंपनी ने हमारी इस काम को बांटने पर 4 ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए? इन्हीं ग्रुप को बोला जाता है लीगल भाषा में क्या, डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट बना दिए, बोलो भाई। और उन डिपार्टमेंट की खास बात क्या होती है, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप होता है, यानी सिमिलर इन द नेचर ऑफ ग्रुप टुगेदर। यानी जो फाइनेंस के लोग होंगे वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, और जो इंजीनियर वगैरह होंगे प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, जिन्होंने मार्केटिंग में एमबीए की होगी वो यहाँ जाएंगे, और एचआर में एमबीए वाले यहाँ जाएंगे, सीए वगैरह हमारे कहाँ जाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक जैसे लोगों को क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, ताकि ये एक दूसरे को बता सकें कि भाई मार्केटिंग के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करना है और उसके हिसाब से पैसा भी अलॉट होना चाहिए। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया ताकि ये चारों ग्रुप एक साथ मिलकर काम कर सकें। इनको बोला गया डिपार्टमेंट। क्या बोला गया भैया? अब जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जाऊंगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो भैया फाइनेंस मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को तो काम देगा नहीं, किसको काम देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही काम देगा। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फिर से 2 एरो बन जाते हैं, है ना, फाइनेंस मैनेजर 1, फैक्ट्री मैनेजर 1, है ना, इसके नीचे एम्प्लॉय 1 और इसके नीचे एम्प्लॉय 2। तो जब हम ड्यूटी असाइन करते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर वो अपने ही एम्प्लॉय को काम देगा, वो प्रोडक्शन वाले को काम नहीं दे सकता। इसे बोलते हैं ड्यूटी असाइन कर देना एज पर द नॉलेज एंड स्किल्स। बेस्ट बंदे को असाइन कर दिया, और ये बंदा भी रिपोर्ट किसको देगा? प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं, ये बंदा भी रिपोर्ट किसको देगा? बोलो रे, फाइनेंस मैनेजर को। इसे बोलते हैं रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर को सौंप देना। तो हमें ये पता होगा कि हमें किससे बात करनी है और किसको रिपोर्ट देनी है। इसी कॉन्सेप्ट को हेनरी फेयोल ने बोला था स्केलर चेन। क्या बोला था बाबू? स्केलर चेन। यही तो है कि मुझे किससे बात करनी है और किसको रिपोर्ट देनी है, वो स्केलर चेन में हम जानते हैं। जानते हैं भैया बात? राइट। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है किसके ऊपर, यही आया था, दिलवाले दुल्हनिया दे रहे हैं, चीटिंग करता है तो हाथ मत कटवा लेना किसी दिन।
कभी बोर्ड वाले हाथ काट के रख लें। ठीक है, चीटिंग कहाँ से करी? पड़ोसी से? देवा रे देवा, क्या सुनना पड़ रहा है एक टीचर को। सुन लो अभी तक अगली बात। अगले इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में से एग्जाम में बनती है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है स्ट्रक्चर। वो है क्या भैया बाबू? स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उससे बेस्ट दिखा देता हूं। ये होता है स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें भाई हमारा डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल यानी कि एचआर डिपार्टमेंट। अब एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स प्रमोशन मैनेजर। इसके अंदर क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। मार्केटिंग के अंदर सेल्स पर्सन 1, सेल्स पर्सन 2। सेल्स प्रमोशन के अंदर भी आ जाएगा मान लो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। तो अगर कोई तुमसे बोले कि भाई ये क्या मसला है, तो इस प्यार को क्या नाम दोगे? इस प्यार को क्या नाम दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा है कौन सा है। इस प्यार को नाम देंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसने बताई थी? फेओल्सन ने बताई थी, वो डिफाइन हो जाती है कि एमडी प्रोडक्शन मैनेजर एमडी को रिपोर्ट करेगा, मार्केटिंग मैनेजर एमडी को रिपोर्ट करेगा, सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ये एम्प्लॉय 1 सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केलर चेन डिफाइन हो जाती है कि जिसको अथॉरिटी दी है उसी की ही जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा फायदा होता है स्केलर चेन, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है जब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। फिर बात आती है इस स्ट्रक्चर को भांति भांति प्रकार से किस किस नाम से जाना जा सकता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप जान सकते हैं नेटवर्क के नाम से। किस नाम से? ये वो चीट कोड है जो एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे, या फिर एग्जाम में तुम्हें लिखा मिल जाएगा बताओ फ्रेमवर्क क्या होता है, तो समझ जाना फ्रेमवर्क मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये एग्जाम में वो कह देगा कि कोई चार्ट बताओ जिससे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग जाए, तो वो चार्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के चीट कोड तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में कि जब कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कौन किसको काम देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, राइट। जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी कंपनी में कौन किस डिपार्टमेंट में और किस प्रॉफिटेबल है ना वर्क कर रहा है। इसको रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। इसको ही चार्ट बोल सकते हैं, इसको ही फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, और यही वो है जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराने में मदद करता है। बात समझ भाई? ये तो हमने लिख दिया स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा जुगाड़ ये है, फंक्शनल स्ट्रक्चर वही काम आता है जो लोग क्या बनाते हैं? नहीं, हाँ, तुम्हारी तरह सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सॉरी, तुम तो सिंगल नहीं हो, डिविजनल हो तुम तो, है ना, राइट, सिंगल ही हो, ठीक है। तो तुम्हारी तरह सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, डिविजनल वो तो हाँ रहे पटना में इंतजार चल रहा है, हमें पता। अब आज तक जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन नाम बताएगा अरम भाई, जिस दिन कोई बात नहीं, पांचों में से एक का नाम बताएगा जिस दिन आखिरी क्लास होगी एफटीबी की। ठीक है, ठीक है अनमोल भाई, उस दिन छुट्टी नहीं माननी, उस दिन छुट्टी नहीं माननी, उस दिन ये नाम बताएगा पटना में कौन वेट कर रही है। नहीं आज नहीं, आखिरी क्लास में, आखिरी क्लास में, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर, अरे सर ने कहा आखिरी क्लास ज्वाइन करनी, नाम पता लग जाए। ठीक है, तो तुम्हारी तरह सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर वो कंपनी अपनाती है जो सिंगल नहीं मिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं। मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाती है। बताने की बात नहीं, इसे नोट्स में लिख के दे रखा मारुति एक ही प्रोडक्ट बनाती है ना, राइट, जैसे कार्स।
टाटा मोटर्स कह दो, ठीक है, कार्स, है कि नहीं बात? अच्छा एग्जांपल है ना टाटा मोटर्स और टाटा। हाँ, अब ये जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाते हैं इनको कहा जाता है कि भाई तुम्हें फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? फंक्शन। इस फंक्शंस को ही डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो मैं पता क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन और एचआर, यानी कि टेक्निकली डिपार्टमेंट को फंक्शन भी बोला जाता है। यानी अब मैं यहां पे लिख सकता हूं डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन, इसलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम दिया। क्या नाम दिया? फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फंक्शंस, एक एक ही फंक्शन काम करता है उस प्रोडक्ट को सपोर्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यानी कि अगर कार बनाई जा रही है तो कार को बनाने के लिए एक फंक्शन हमारा प्रोडक्शन होगा, एक फंक्शन फाइनेंस होगा, एक मार्केटिंग होगा और एक फंक्शन पर्सनल होगा, यानी एचआर फंक्शन होगा, उस प्रोडक्ट को फाइनल शेप और अच्छे से बनाने के लिए। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला, जो बंदा फाइनेंस फंक्शन में काम कर रहा है वो उसी में क्या हो गया? ऐसा होता क्यों है? एक ही तरह का काम रोज रोज करते हो तो क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता, लेकिन काम वो बढ़िया होता है फिर भी। समझ में ना बात? बोलो। मम्मी सब्जी बनाती है तो मम्मी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, मम्मी मौसी से बात करते करते सब्जी बना देती हैं, तो उन्हें सब चीज का अंदाजा है कई सालों से क्या करते हुए, उसी काम करते हुए, नमक मिर्च मसाले सब पता है। सीटी आ गई, बंद कर दे। ठीक है मम्मी कर रहा हूं। ठीक है ना, राइट। ये एक्सपर्टीज है एक ही तरह के रोज काम करने की। मानते हो ना ये बात? तो ठीक है। अगली बात सर, अगर फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, फाइनेंस वाला हमेशा मार्केटिंग वाले से कोऑर्डिनेशन करेगा, मार्केटिंग वाला हमेशा प्रोडक्शन वाले से कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, तभी जाके क्या होगा? काम बढ़िया होगा। स्पेशलिटी हो रही है तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, है ना। और मिनिमम कॉस्ट, बताओ क्यों? जितने भी फाइनेंस के फंक्शन है वो किसके हाथ सौंप लिए जाएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्हें और कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, राइट। एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी अगर आप किसी चीज में स्पेशल, हाँ, एफिशिएंसी मतलब कि मिनिमम कॉस्ट नहीं होता। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो सेकंड में आपने फोटो लगाई है ना, हाँ, कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो प्लेयर के पास बॉल है, हाँ, वो सबको पटाते हुए ले जा रहा है। ओह आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। बेटा बड़े तुम्हें इनमें से सुनो अभी तक, इनमें से चारों को पता नहीं कि क्या करना है। हाँ, तो ये चारों कोऑर्डिनेट करके से घेर के मारेंगे। अगली बात सुनो, प्रॉपर अटेंशन, यानी कि जो कोई काम कर रहा है वो अपने ही काम पे अटेंशन करेगा, वो दूसरे काम पे ध्यान नहीं देगा। ऑब्वियसली बात है भैया, अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट हूँ तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से गप्पे नहीं लड़ाने, है ना। अबे तुम्हारे ढंग से काम नहीं होता, तुम तो बस घूमते रहते हो बाहर मार्केटिंग में, ना मजे है तुम्हारे, तो मजे है भाई, गाड़ी उठाओ बाइक उठाओ, फिर वो गुस्सा करेगा, हाँ बड़ा मजे है कि नहीं बात? हाँ, गाली खानी पड़ती है कंपनी में, जा जाके चौकीदार तक भगा देता है, कोई मीटिंग नहीं है, सर नहीं है कि नहीं बात? इस तरीके, तो प्रॉपर अटेंशन, आपको किसी इससे किसी से बात करने का मौका ही नहीं होता भाई। वो डिपार्टमेंट अलग है, तुम डिपार्टमेंट अलग है, तुम्हारी बिल्डिंग अलग कर देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग अलग कर देंगे, अपने वालों से बात करो। तो हमें अपने पे फोकस करना है, दूसरे का दुख दर्द, और दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा दिखता है, कहावत है ना, तो हमें ऐसा लगता है दूसरा वाला ज़्यादा मजे में है, तो उससे मजे वाली बात ही नहीं करनी। इसलिए क्या होगा, एक फंक्शन अपने ही काम पे ध्यान देगा तो उसमें ही बेटर रिजल्ट कर पाएगा, और ईजी ट्रेनिंग। अब एक बंदा मान लो भैया सीए करने के बाद उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दोगे क्या? कहाँ जाएगा वो? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो आंटी जी जो बता रही होंगी पाई चार्ट वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो ये समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे? ये पीली वाली आंटी का कह रही है, पता ना क्या बोले जा रही है, क्योंकि इसे गलत डिपार्टमेंट में भेज दिया, है कि नहीं बात? राइट। इसलिए कहा जाता है कि अगर ट्रेनिंग इसलिए आसान है क्योंकि जो बंदा जो समझा रहा है वो उसी के समझदारी वाले लोग उसे देख रहे हैं। यानी कि अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो ये सब फाइनेंस की पढ़ाई करके आए, कोई भी इनमें से एचआर की पढ़ाई या मार्केटिंग की पढ़ाई करके नहीं आया। मतलब किसी ने प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन वाली बात नहीं कर रहे हम यहाँ सारी अकाउंट की बात, प्रॉफिट्स की बात, बैलेंस शीट की बात, इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए उस बंदे की ट्रेनिंग क्या होती है सर? आसान होती है। ठीक है, दिक्कत क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट बनने की दिक्कत क्या है?
झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही दिक्कत है कि भैया हर एक डिपार्टमेंट ये सोचता है कि बस हमारा डिपार्टमेंट बढ़िया रहे, वो ये नहीं सोचते कि कंपनी बढ़िया चल रही नहीं चल रही, है ना। बोलो भाई, समझ ना बात। प्रोडक्शन वाला कह रहा है दनादन बेहतरीन से बेहतरीन जोरदार से जोरदार प्रोडक्ट बनाओ। अरे बिक रहा है नहीं बिक रहा भाई, ये तो देख ले, तू बनाए तो जा रहा है, ठीक है। तो लगता है हमने ये टेक्नोलॉजी लगा दी प्रोडक्शन में, हमने ये कर दिया। अरे वो टेक्नोलॉजी मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, बिकेगा नहीं बिकेगा, पहले हिट एंड ट्रायल तो कर लो। नहीं, आप टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करते जा रहे हैं, मार्केट में बिक नहीं रहा। तो हमें लगता है डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कंपनी लॉस में चली जाए। तो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के होके रह जाते हैं, अपनी कंपनी के नहीं हो पाते। बोलो भाई, समझो ना बात को। अगला दिक्कत क्या है? डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे से बात ही क्यों करनी है, मैं खुद ही अपने आप में क्या हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, बस शक्तिमान मैं ही हूं। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं फिर, और फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तेरे चक्कर में है, ये कह रहा है तेरे चक्कर में है, ये कह रहा है भैया हमें तो पानी पिलवा दो बस, है ना। तो ये दिक्कत है इंटर डिपार्टमेंट। वो कह रहा विराट कोहली के साथ बात कर ली, फाइनेंस वाले कह रहे विराट कोहली कौन देगा भाई 10 करोड़ रुपए, सस्ते वाले से बात कर ले। बात समझ में आई ना? 5 करोड़ वाले से बात कर ले। वो कह रहा आप कैसे बात कर लो, अच्छा लगता है ऐसे? तो फिर इंटर डिपार्टमेंट तूने पहले क्यों नहीं पूछा? फिर तूने पहले क्यों नहीं बताया 5 करोड़ का बजट है? कोहली की बीवी को ले लो। अरे कोहली की बीवी को कैसे ले लूं मैं? बूस्ट का ऐड करेगी कोहली की बीवी, है कि नहीं बात? फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। चल ऋषभ पंत को ले ले, फिर इसको ले ले, उसको ले ले, लड़ाई झगड़ा। रीजन इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन ना होने से क्या होगा सर? इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे कि सेल्स मैनेजर ये बोलता है ऐसा तगड़ा डिजाइन बनाओ, ऐसा तगड़ा डिजाइन बनाओ, ऐसा तगड़ा डिजाइन बनाओ कि एलेक्सा को कहते पोछा लगा, एलेक्सा पोछा लगा दे, एलेक्सा पोछा लगाओ, एलेक्सा पोछा लगाएगी। अब मम्मी कह रही है ऐसा डिजाइन बनवा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है भाई तू क्या बोल रहा है, पोछा लगवा एलेक्सा से, एलेक्सा लाइट बंद करने में जो दिक्कत कर रही है तू पोछा लगवा दे एलेक्सा से। लेकिन हम इतने आलसी हो गए, हमें लगता है यार एलेक्सा गाने चलाती है तो एलेक्सा प्लीज डिम द लाइट, एलेक्सा लाइट डिम कर देती है, एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, एलेक्सा प्लीज मेक द फूड, एलेक्सा खा, एलेक्सा प्लीज मेक द मैगी, एलेक्सा मैगी बना दे, है कि नहीं बात? तो भाई चिट्टी, तुमने भैया एलेक्सा को मैगी बनाने को नहीं बोला, तुम कह रहे हो डॉक्टर वसीकरण की तरह क्या बना दूं, चिट्टी बना दूं मैं, रोबोट। ऐसे थोड़ी होता है यार। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। मार्केटिंग वाले तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या हो जाए। प्रोडक्शन वालों के साथ दिक्कत है कि भाई वो कैसे बना पाएंगे, और फिर फाइनेंस वाला क्या रोबोट बनाने के पैसे कम लगेंगे क्या, फिर झगड़ा होगा। और इनफ्लेक्सिबिलिटी बताओ कैसे? कुछ कुछ मैं खुद भी बनाता हूं, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे? नहीं अपने आप को चेंज नहीं, मतलब कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ये भी गलत कह रहे भाई। तुम फाइनेंस के बंदे हो भाई, कल को भगवान न करे कोई बीमारी आई, प्रोडक्शन वाले बेचारे मार्केटिंग वाले भटक रहे थे बाहर, वो बीमार हो गए कोरोना टाइप के। अच्छा। फिर मार्केटिंग वाले कह रहे हैं भाई हमारे 10 लोग एक साथ बीमार हो गए, फाइनेंस वाले में से 3 भेज दो, चले जाओगे? नहीं, अगर चला भी जाऊं तो भी काम थोड़ी आता है मुझे भाई। मैं तो P&L बैलेंस शीट बनाना जानता हूँ चुपचाप, और मार्केटिंग वाले होते हैं बातूनी, है ना, वो बातें करना जानते हैं क्योंकि उन्हें माल बेचना है। मार्केटिंग वाले तो बातें करना जानते हैं। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा, मैं सिर्फ जीवन में 2 चीज देखी है, शीशे में नहीं दिखा, अरे गरीबी काहे देखी है, सीए बनने का गरीबी थोड़ी देखते हैं। एक शीशे में अपनी शक्ल और दूसरा P&L बैलेंस शीट यानी लैपटॉप की शक्ल। जीवन में 2 चीजें देखी है मैं, यानी मेरे जीवन में तीसरा बंदा नहीं। मम्मी पापा से भी लिमिटेड बात होती है, खाना लगा दो, लंच में क्या ले जाएगा, दे दो, आज लंच क्यों बचाया, अच्छा नहीं लगा, खाना क्या खाया, बाहर से मंगा लिया। बस जो आदमी घर वालों से लिमिटेड बात कर रहा हो, है ना, वो आदमी मार्केटिंग में जाके क्या बेच दे, प्रोडक्ट बेच दे। ये बहुत तगड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं बात? इसलिए नैरो पर्सपेक्टिव का जन्म होता है, लिमिटेड स्किल्स रह जाती हैं, क्योंकि मार्केटिंग वाले को कभी जीवन में सिखाया नहीं गया P&L बैलेंस शीट, और P&L बैलेंस शीट वाले को कभी सिखाया नहीं गया प्रोडक्शन। समझ में की बात? फिर आए भैया तुम्हारी तरह मिंगिल लोग जो क्या बनाते हैं,
एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। बताओ ऐसी कौन सी कंपनी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है? और जो नोट्स में दिए रखे तुम्हारी किताब में, रिलायंस। हाँ, रिलायंस सिम भी बना रहा है। अब ये तुम एग्जाम में बना सकते हो, रिलायंस पेट्रोलियम भी है और रिलायंस क्लोथ भी है। अब खुद सोच के बताओ, क्या सिम के प्रोडक्शन करने वाला पेट्रोल बना देगा? इम्पॉसिबल काम है ना। और पेट्रोल का प्रोडक्शन करने वाला कपड़ा बना देगा? हाँ, तो फिर तो तुम कल कपड़े सिल देना, दर्जी बन जाना तुम। हाँ, तो वही तो फाइनेंस करने वही तो। अब तुम कहते हो एक पढ़ाने वाला बंदा क्या कर दे, कपड़े सिल दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना भाई। ठीक है, तो अगर हमारा टीचिंग प्रोडक्ट है और उसके साथ हम कोई दूसरा कपड़े बेचना शुरू कर दें, मान लो, ठीक है, राइट, डायनामिक नहीं, डायनामिक तो होता है बदलाव के साथ बदलते रहना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया डायनामिक होने का मतलब थोड़ी कि मैं क्या कहते हैं कपड़ा बेचना शुरू कर दूंगा, अब आता नहीं ना वो काम। अब ये बताओ, एक कंपनी क्या करती है? एक कंपनी इतना भी गरीब नहीं होती कि ऐसा बड़ा प्लेयर सिम बनाने वाले को कह दे कि कपड़ा भी तू ही बनाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिम बनाना एक टेक्निकल अलग काम हो गया, उसकी आईटीआई ट्रेनिंग अलग होती है। कपड़ा एक जर्नल काम हो गया, जो प्रैक्टिस से क्या होता है ना। मशीन सिलाई मम्मी लोग कर देती हैं, वो घर में ही सीख ली उन्होंने, है ना। जैसे मेरी मम्मी, उन्हें कपड़े सिलने भी आते हैं, बुनने भी आते हैं, ऊन वाले, है ना, बुनते भी है घर में। तो उन्होंने घर में सीख लिया अपनी मम्मी से। पुराने जमाने में स्वेटर वगैरह पहनते थे, बाहर के नहीं पहनते थे, घर के बुने भी होते थे वो तो स्वेटर, है ना। ऊन आती थी, दादी नानी बुनती रहती थी ऐसे कर करके सिलाई से कुछ। तो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों अलग अलग काम हैं, दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। इसलिए ये बताओ, अगर सिम वाला कपड़ा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता तो सिम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो अलग ही लगानी पड़ेगी ना, और कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाबू क्या करनी पड़ेगी? अलग। और सिम का ऐड पेट्रोलियम के ऐड से बराबर कर दोगे? मतलब पहले तो सिम का ऐड आ रहा है, रिलायंस का सिम का ऐड चला, जियो, फिर उसके बाद पीछे से पेट्रोल की धार आ रही है, फिसलते हुए जा रहे लोग पेट्रोल पे, है कि नहीं बात? राइट, रिलायंस के पेट्रोल भी लो सिम के साथ, ऐसा नहीं हो सकता, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना ऐड का। समझ में ना बात? रिलायंस ट्रेंड का ऐड आ रहा है, उसमें पेट्रोल का ऐड कैसे घुसेड़ दोगे बीच में, है ना? समझ ना बात? कोई लॉजिक नहीं बनता। पेट्रोलियम वाले कह रहे हैं हमें ऐड की जरूरत ही नहीं है ना भाई, तो हमारा ऐड ही क्यों कर रहे हो? काहे पैसा खर्च कर रहे हो हमारे ऐड पे? मोनोपोली चीज है, हम ऐड की जरूरत ही नहीं है। जहां पे पेट्रोल पंप होगा, है ना, वहां ऊंचा से डंडा लगा देंगे रिलायंस पेट्रोल पंप, बात खत्म, दूर से दिखेगा, है कि नहीं बात? या तो आईओसी, हाँ हाँ वही, और ऊपर डंडा भी लगा देते रिलायंस वाले। ठीक है, दूसरा देखो ना, सिम और इसका ऐड भी मिक्स नहीं कर सकते आप। कपड़े का ऐड दिखाना और जियो की सिम का ऐड दिखाना दोनों अलग अलग मसले हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। कि एक बंदा पहले कपड़ा पहन के आ रहा है हीरोपंती के स्टाइल में, फिर मोबाइल से सिम निकाल रहा है, कपड़े के साथ साथ सिम का रिचार्ज भी हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मार्केटिंग स्किल्स इनकी अलग होंगी, टाइमिंग अलग होंगे डिस्प्ले करने के, है कि नहीं बात? और तरीका अलग होगा बताने का। इसका मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर वो कंपनी बनाती है जो एक से ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है, हमेशा अलग, उनकी मशीनें ही अलग होंगी। ठीक है, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल। डिवीजन का हेड ही अपने प्रॉफिट लॉस के लिए जिम्मेदार होगा। पेट्रोलियम हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, कपड़ा वाला लॉस में आ रहा तो पेट्रोलियम जिम्मेदारी नहीं लेगा। फायदे क्या होंगे बताओ? उस प्रोडक्ट में तुम स्पेशलिस्ट हो जाओगे। दूसरा, हाँ, यानी कि अगर जियो के सिम में शुरू के 6 महीने लॉस आया तो जियो का सिम वाला डिवीजन, है ना, वो अपने हेड को, सीईओ को, सीएफओ को और डायरेक्टर्स को ये बोल सकता है भाई आप, तुमने अनाउंसमेंट की थी फ्री, अब तुम फ्री अनाउंसमेंट कर दो, फिर चिप भी फ्री दे दो, नेटवर्क भी फ्री दे दो, तो लॉस ही होएगा, पैसा तो आ नहीं रहा ना। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जियो के सिम की अकाउंटेबिलिटी रिलायंस का पेट्रोलियम नहीं लेगा कि हमारी वजह से बेचारे गरीबी में आ रहे हैं। नहीं भाई नहीं, तुमने अपनी ही मर्जी से कुछ ना कुछ क्या किया है, ऑफर्स निकाले। तो रिस्पॉन्सिबल पुअर परफॉर्मेंस की वही होगा, एक दूसरे पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल डिसीजन है कि नहीं है? मेरा डिवीजन माई लाइफ माई रूल्स, माई डिवीजन माई रूल्स, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। कपड़े वाला अपना डिस्काउंट निकालते रहेंगे, दिवाली, न्यू ईयर,
जियो वाले अपने करते रहेंगे, शादी कर दी उसकी टैरिफ बढ़ा दो, है ना, राइट। हमने क्या ले लिया, शगुन ले लिया अपना, अपनी मर्जी की बात है। अगला कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब जैसे बताओ रिलायंस एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो रिलायंस नहीं बनाता। हाँ, गाड़ी नहीं बनाता है ना। अब रिलायंस कह रहा है भाई गाड़ी नहीं बनाते हम, टाटास बना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, हम भी बनाएंगे। तो रिलायंस ने अपने यहां एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, रिलायंस कार। अब रिलायंस ने अपने कार का डिवीजन ऐड कर दिया, तो क्या सिम को कोई फर्क पड़ता है? क्या पेट्रोलियम को जेब से पैसे जाना है? क्या क्लोथ को कोई फर्क पड़ता है? इन डिवीजन में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो टॉप लेवल से देखते हैं उनको, कि हाँ यहां पैसा जाना है, लेकिन क्लोथ से पैसा मांग ले ऐसा कुछ नहीं है। उन रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा जाएगा, कपड़े सिम या पेट्रोल की जेब से पैसा नहीं जाएगा। तो कपड़ा सिम पेट्रोल कह रहा है तुम कुछ भी करते हो ना, हमें इससे क्या मतलब, हम हमारा काम चल रहा है, हम कभी अपने आपको लॉस में नहीं आने देंगे। हमारी सैलरी बोनस चकाचक होना चाहिए, तुम्हारी कार बिके ना बिके। इसलिए अगला फायदा क्या होता है? इजी एक्सपेंशन एंड इजी ग्रोथ। हाँ, एक्सपेंड कर रही है अपने आप को, एक्सपेंड देख रही हो, तुम्हारी तरह जिम्नास्टिक सीखती है। न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। नुकसान क्या है फिर इतने सारे डिवीजन बनाने का? पेट्रोल अलग, सिम अलग, कार अलग, कपड़ा अलग, ज्वेलरी अलग, इंश्योरेंस अलग। उसी बजट को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, है कि नहीं बात? यही बात है। इसका मतलब क्या है? एक बंदा दूसरे के ऊपर लड़ाई करने के चक्कर में रहता है कि अगर किसी डिवीजन को लॉस आया है, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन को ताव पे रखकर क्या करते हैं हम, मतलब कंधे पे बंदूक। हाँ वही होता है ना, दूसरे कंधे बंदूक लगाना, कि काम तो उल्टा सीधा मैं करूंगा, नाम तेरे ले लूंगा, ये वाला। हम दूसरे डिवीजन की रिस्पेक्ट को या दूसरे डिवीजन के प्रॉफिट लॉस को हटाकर खुद को मैक्सिमम करना चाहते हैं, खुद को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, राइट। रिसोर्सेज में अब जैसे पेट्रोलियम वाले कहते हैं कपड़े को क्या जरूरत है, हमें दो पैसा, हमें दो लेबर, पेट्रोल जमीन के अंदर जाना पड़ता है, रिस्क होता है, ज्वलनशील मतलब विस्फोटक पदार्थ होता है ना, हमें ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, है कि नहीं बात? ये सब चीज़ें कपड़े वाला क्या कुछ भी नहीं है, एक फैक्ट्री लगानी है, दर्जी बिठाने, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है इतनी। तो दूसरे का पैसा खाकर हम अपने डिवीजन को मजबूत करना चाहते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट करना। दूसरे वाले कहते हैं क्यों भाई, तुझे ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए, मुझे नहीं दे सकते पैसा, है कपड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं आ सकता। दूसरा कॉस्टली, बताओ कॉस्टली क्यों? ओ भाई इधर ध्यान दो, कॉस्टली क्यों? कंपनी तो अगर तुम रिलायंस की नजरों से देखो तो रिलायंस ने 1, 2, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, यानी कि डिपार्टमेंट बनाए। रिलायंस की नजरों से देखो तो 1, 2 और 3 क्या बनाए? फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि अगर 3 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 3 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना रहे हो तो वहां 3 क्या होंगे भाई? 3 फाइनेंस का हेड तुमने 3 सीए रख लिए, तो 1 सीए की जगह 3 सीए क्या देने? पैसे देने। इसलिए डिवीजन वाले कहते हैं थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता ही है, जहां 1 सीए रखना चाहिए वहां 3 रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक डिवीजन का सेपरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। फिर अगली बात जो पहले वाले सेम थी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हम इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर जियो को लॉस आ रहा है या अगर पेट्रोलियम को प्रॉफिट आ रहा है तो पेट्रोलियम के प्रॉफिट वालों को इससे मतलब नहीं है कि जियो में इतना लॉस आ चुका है कि रिलायंस इंडस्ट्री लॉस में चल रही है। पेट्रोल वाले कह रहे हैं हमें क्या मतलब, हमारा तो प्रॉफिट में है ना, क्यों कहा फ्री में देने को, है कि नहीं बात? तो जब जियो ने 2016 में शुरू किया था रिलायंस ने, तो भाई 6000 करोड़ के तो स्पेक्ट्रम खरीदे थे गवर्नमेंट से। स्पेक्ट्रम क्या होता है? वेवलाइन टावर्स, डेटा नेटवर्क। स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट को पैसे देना होता है, हाँ, जिसमें से कई हजार करोड़ के तो टावर लगाए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, मतलब कश्मीर से लेके वहां तक टावर लगाए हर जगह पर, जब नेट आ रहा है। स्पेक्ट्रम खरीदे, गवर्नमेंट को फीस दी 6000 करोड़ रुपए। तो अब इतने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब 30-40 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंप्लॉय रखे, चिप बनाई, इंजीनियर रखे, बेचा, आउटलेट खोले, है ना। तो यार रिकवरी आने में टाइम तो लगे। और फ्री कह रहे हो तुम, फ्री
ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इग्नोर करता है। पेट्रोल वाला कहता है हमें को मतलब नहीं है, रिलायंस को लॉस हो प्रॉफिट हो, हम प्रॉफिट में दे रहे हैं ना, क्यों फ्री दिया तुमने। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा FSDS। अब इसे कुछ केस स्टडी देखते हैं चलो। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बताओ, तुम बताओ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बाबू। एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को अपने अंडर रख सकता है। हाँ अभी भी दिखा देता हूँ, एक बार ना बना के दिखाता हूँ, बच्चे नोट भी कर लेंगे। नहीं दोबारा बना देता हूँ। चैप्टर 6 पे आ जाते हैं पहले, है ना, चैप्टर नंबर 6 ये रहा। नहीं सॉरी 5 है ना हमारा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, क्योंकि ये कई बार MCQ में भी पूछ लिया जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं तुम्हें हिंदी में लिखाऊं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हिंदी में लिख लेंगे, उसे इंग्लिश में तो तुम एग्जाम में कन्वर्ट कर ही दोगे, ठीक है बाबू। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकता है, यानी कि काम करवा सकता है, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट कैन मैनेज बाय द सुपीरियर, हैंडल मतलब मैनेज बाय द सुपीरियर, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में भी दो तरह के स्पैन बनते हैं। एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक क्या होता है भैया, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और एक होता है बाबू नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसके अंदर बहुत वाइड एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 10, एम्प्लॉय 15 ऐसे। इसका मतलब एक मैनेजर 15-20 एम्प्लॉय को अपने अंडर हैंडल कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, ट्रेंड है, समझदार है ना, राइट। उनको बस एक बार बोल दो, वो अपना काम जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजर के अंदर सिर्फ 2-3 एम्प्लॉय होते हैं, एक एम्प्लॉय 1 और एक एम्प्लॉय 2, दोनों पे पैनी नजर रखनी होती है, जैसे मेरी तरह तुम्हारे जैसे नालायकों पर। क्यों, क्योंकि वो सारे एम्प्लॉय क्या हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं तुम्हारी तरह, है ना, यानी उन्हें ज्यादा क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, राइट। रिक्वायर्ड क्लोज सुपरविजन, उनके काम को देखना पड़ता है भाई, होश में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में बात। तो कई बार ये MCQ में या जनरल एक डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। बोलो भैया। हाँ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलो ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, खतरा ही बना रखा है किताब में, डेंजर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर। अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल वुड नेसेसरी मोर नंबर ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन वाइस वर्सा, है ना, कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक के नीचे कम लोग होने चाहिए ताकि वो क्लोज सुपरविजन रख सके। तो ये होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, 1 2 3 4 5 को हैंडल कर सकते हैं। ये करते हैं भाई, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें। खोपड़ी तुम्हारी, सॉरी खोपड़ी गलत बोल दिया, घुटने तुम्हारे अपने आप समझ जाएंगे सर ये क्या चक्कर है। एक्सपेक्टेड भी लिखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है भाई कौन सा स्टेप फॉलो नहीं किया, अच्छा इसका वो था डिवीजन ऑफ वर्क, और ये कह रहा है 2 स्टेप बताओ विच हैव बीन टेकन बाय कानापुट्टी। कानापुट्टी ने स्टेप ले लिए, तो पहले मुझे बताओ कौन सा स्टेप नहीं लिया नालायको। डिवीजन ऑफ वर्क, कैसे पता डिवीजन ऑफ वर्क नहीं लिया, नो फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट्स। देखो रामदास कंप्लेन टू कानापुट्टी, जो उसका बॉस है,
कि ड्यूटी वर लार्जली टेकन ओवर बाय द नागार्जुन, मेरा काम वो कर रहा है, तो कौन सा स्टेप नहीं लिया, ये वाला। जब उसकी ड्यूटी वो कर रहा है, इसका मतलब उसे पता ही नहीं कि किसका काम किसको करना है। तो बताओ उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया होगा, ड्यूटी असाइन भी कर दी, दोनों के बीच में देख तेरा काम ये है, तेरा काम ये, और मुझे बताना, रिपोर्ट टू हूं, ये लिखी बात। ये गलती थी, ये सुधार किया और ये सुधार किया, समझ गए। इस तरह क्वेश्चन बनेगा एक तो। ये बताओ 15 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे बताओ मैनेजिंग, गलत, दूसरी लाइन में पहला दिल दुखा देना तुमने, चैप्टर वो ये क्या मतलब होता है, एग्जाम में कैसे पता लगेगा। सर दूसरी लाइन में पहला वर्ड ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग लिखा है। चलो ठीक, फिर पता ये लगता है डिवीजन ऑफ काम बट रहा है, कमेटी बन रही है, बताया था ना कमेटी क्या होती है, डिपार्टमेंट। तो कौन से स्टेप हो गए, ये तो हो गया ड्यूटी और डिवीजन ऑफ वर्क, ये हो गया डिपार्टमेंट, दिल वाले धुरनी। अगली डी से क्या बनता है, हाँ ड्यूटी कहाँ लिखी है, ड्यूटी असाइन कर दी, और फिर रिपोर्टिंग कहाँ लिखी है। तो ये लाइन कोड करके हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लाइन कोड करना आना चाहिए। ये बता दो भाई लोगों, किरण किरण जादू तेरी नजर, नेम द, खोश में सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, गजब की बात है। नेम द फ्रेमवर्क विच डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी तुमसे स्ट्रक्चर पूछ लिया, कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ, कैसे पता लगेगा, डाइवर्सिफाई। पहले क्या बना रहे हैं, और पहले बना रहे फर्नीचर, अब क्या बना रहे हैं, पहले ऑफिस का बना रहे थे, अब इंटीरियर बना रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब पहले ऑफिस का काम करते थे, अब घर में घुस रहे हैं, तो क्या मतलब उन्हें डिविजनल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑफिस का अलग कर दो और होम इंटीरियर्स अलग कर दो, तो डिवीजन ज़्यादा बेस्ट रहेगा फंक्शनल से। ये बताना ये वाला विच फंक्शन, तो फंक्शन तो बता दोगे। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, तो फिर इसमें क्या लिखोगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन FSDS होगा तो इसमें क्या लिखोगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पहले तो वो कह रहा है फ्रेमवर्क बताओ, फिर कह रहा है टाइप ऑफ फ्रेमवर्क बताओ। अरे जब मैं इसमें ही FS या DS लिख के आ जाऊंगा तो फिर तीसरे का आंसर क्या लिखूंगा, FSDS तो तीसरे का आंसर, तो दूसरे का आंसर क्या होगा। है ना, तो चलो पहले टाइप ऑफ फ्रेमवर्क बताओ, FS है या DS है 16 में। भाई 4 डिपार्टमेंट बन रहे हैं, डिपार्टमेंट हमेशा कहाँ बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें FS लगेगा DS लगेगा, कितने प्रोजेक्ट हैं, एक ही तो है, कौन सा, टूर एंड ट्रेवल, है ना। देखो क्या लिखा है। अब दूसरे में बच्चों कंफ्यूजन होते हैं, दूसरा यहीं से GKPL कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका आंसर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही वो फ्रेमवर्क है जो करण बनाता है ना। और करण को कौन सा बनाया यहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर।
क्योंकि उसका एक प्रोडक्ट है क्या, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस, तो उसको एक ही बनाना पड़ेगा बस। चलो ये और बता दो 18वां, फिर बहुत है तो खेला खत्म। पांच डिपार्टमेंट है तो पता लग गया, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। फिलहाल फंक्शनल है। FSDS अभी तो फंक्शनल है। Over the years, company has grown and expanded its operations in manifolds. Convert कर दिया DS में। सही बात। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो हम FS कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे जिंदा रहने तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, DS में। कंपनी इज फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, लेकिन कंपनी जब एक्सपेंड करेगी तो उसे कहां पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस हम यहां से याद कर सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन पे बेस्ड है, डिविजनल स्ट्रक्चर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी होती है अलग अलग डिवीजन पर। यहां पर आप फंक्शनल स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में, यहां पूरे प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। बोलो समझ गए सर, बोलो दीदी समझ गए बात, समझ गए बात। और हम भाई गलत बोल दिया आज, आखिरी क्लास के बाद आखिरी में करेंगे, इतना दुखी काहे हो रहे हो, ठीक है। तो ढंग से पढ़ेंगे, बढ़िया से नंबर लेके जाएंगे और उसके सामने रखेंगे, अपने आप रिश्ता सेट हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दुखी नहीं होने का।